अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट यूसुफ भाई हैं। इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 के जज, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ ये फैसला सुनाया। इनकी दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई थी कि 780 का कानून हर जज को ये पाबंद करता है कि जब वो समाअत का आगाज़ करेगा तो हल्फ देगा कुरान मजीद पर कि वो आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करेगा, गैर जानिबदारी से फ़ैसला करेगा। ये दरख्वास्त उन्होंने दी, ये दरख्वास्त मुस्तरद हुई, इन्हें 3 लाख रुपया जुर्माना हुआ। आज तक वो तहरीरी फ़ैसला सामने नहीं आया। 3 लाख जुर्माने के बाद इनको क्या कहा गया, दरख्वास्त वापस ले लो या क्या चीज़ें, तो वो भी हम उनसे जानते हैं। और कल ये 12 घंटे कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद रहे हैं। अदालत का अहवाल क्या था, माहौल क्या था, वहाँ लीडरशिप क्या कह रही थी, जब फैसला आया उस दौरान जो है वो वहाँ पर क्या मनाजिर थे, तो हम यूसुफ भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब, पहला क्वेश्चन ही ये आपसे कि आपने एक दरख्वास्त दी थी और मेरे सामने आपको 3 लाख रुपये जुर्माना भी हुआ था, अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया था। अब वो 3 लाख रुपये जुर्माना आपने अदा किया नहीं किया, या वो जुर्माने के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल जी आते रहे। और मीडिया की जो है आज़ादी का मतलब ये है कि एक सच्ची रिपोर्टिंग की जाए और जो अदालतों के फ़ैसले हैं इन पे अवाम का एतमाद होना चाहिए। अवाम एतमाद करें कि सही फ़ैसला किया है। लेकिन ये 3 लाख जुर्माने वाला भी और ये जो सज़ाएं दी गई हैं गैर कानूनी तौर पर, सरासर केस से बरअक्स सज़ाएं की गई हैं। पता नहीं कितना प्रेशर था जज साहब के ऊपर कि सुबह जो है हम जो है वो 11 बजे से लेकर रात 12:30 बजे तक जो है अदालत के अंदर रहे। और जब फैसला इवन अनाउंस कर दिया तो ताले लगा दिए गए थे अंदर। और आपको जब से ये जुर्माना हुआ उसके बाद आप पे भी जो मीडिया की रिटन ऑर्डर है कि मीडिया की एक्सेस दी जाए ताकि मीडिया रिपोर्ट रहे और ट्रू रिपोर्टिंग हो, और अदलिया की जो रिपोर्टिंग है जिस पे सिर्फ ये बिलीव है कि फेथ है लोगों का, वो अदलिया पे कायम रहे और बढ़े उनके फैसलों पर, उसका सर बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। मीडिया को भी नहीं इजाज़त दी गई। अब प्लस ये जो बात कर रहे हैं कि जो 3 लाख जुर्माने की बात है जी, बिल्कुल वो जो मुल्ज़म था जिसकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी वो तो बरी हो गया जी। वो मुल्ज़म बरी हो गया। आपका मुल्ज़म बरी हो गया। मुल्ज़म जब बरी हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो बात सच थी। उसके बाद जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं जी, ऑर्डर तो कुछ सामने आ गया, लेकिन ऑर्डर शीट के ऊपर एक पुरानी डेट का रेफरेंस देके कहा गया जी मैंने ओथ जी फलानी डेट पे ली थी, जबकि ऑर्डर शीट मुझे आज तक हवाले नहीं की गई है टेस्टेड कॉपी। अच्छा। आज तक ऑर्डर शीट की कॉपी मैं जज साहब से रिक्वेस्ट भी की थी कि जनाब वो मैंने उसको सेल करना है तो जनाब मुझे ऑर्डर शीट की कॉपी दी जाए। नकल फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ था कि ऑर्डर शीट की मुकम्मल अटेस्टेड कॉपी दी जाए, जो कि आज की डेट तक फैसला भी आ गया तो मुझे मुहैया नहीं की गई। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अदलिया आज़ाद नहीं है। हमारे जज साहब के ऊपर कौन सा ऐसा प्रेशर था कि जो इंसाफ के तकाज़ों को बुलाए ताक रखकर जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पे, उमर सरफराज चीमा साहब पे, एजाज चौधरी साहब पे, मियाँ महमूद रशीद साहब से उनकी एजेस देखें। और एविडेंस कैसे कराई गई। आप जो माहौल पूछ रहे हैं, आप तो कई दफ़ा आते रहे हैं वहाँ पे मुतअद्दिद बार, और वो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो रिपोर्टिंग करता रहा है वो भी जहाद कर रहा है कि आपने यहाँ पे पाकिस्तान में ये सिविल मार्शल लगा हुआ है कि आपने एक ख़ास जमात को टारगेट किया हुआ है। ना सिर्फ आप इदारों को आपने, बल्कि जो अदलिया जो कि मेन पिलर है, एक स्टेट का पिलर है, उसको भी आपने माफ़ी नहीं दी हुई। उसके ऊपर भी इतना प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है कि वहाँ पे लगता ही नहीं है कि ये जो है ATA का दहशतगर्दी का ट्रायल चल रहा है या मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहाँ पे जो इन्वायरमेंट, जो खौफ व हरास, अंदर डिटेन किया गया, वकला को भी डिटेन किया गया कि अभी ऑर्डर अनाउंस हो गया जी, अभी ऐसे नहीं जाना है। तो बात यह है कि ऑर्डर अनाउंस होने के बाद वकला को भी वकला को भी डिटेन कर लिया गया। उन्होंने कहा जी दरवाज़ा खोला जाए तो वकला को तो बाहर जाने दिया जाए। उन्होंने कहा जी अभी किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा। और कितनी देर ये तकरीबन सर 1 घंटा तकरीबन करीब 1 घंटा तक ये मामला ऐसे रहा और ऑर्डर भी सामने नहीं आया। कानून ये कहता है कि आपने ऑर्डर की कॉपी देनी है मौके पे। अभी तक तो ऑर्डर की कॉपी मौके पे जब तक हम मौजूद रहे ऑर्डर की कॉपी नहीं है। एक आखिरी सफ़ा पेज 39 उसके ऊपर लिखा हुआ था, वो कोर्ट से बाहर आया कि जेलर साहब ने नाम नोट किए जिनको सज़ा की है, पेज नंबर 39। तो बाकी अभी तक फ़ैसला कम से कम आज अभी क्योंकि मैं जेल ट्रायल में तो आज तो नहीं गया, लेकिन कल जब तक मौजूद रहे कोर्ट ने कंप्लाइंस नहीं किया कानून को कि वो फैसला देते
इतनी देर आपने कमरे में बंद होकर फैसला लिखा, चलो फैसला जो भी लिखा आपने उसको फौरी तौर पे कि किन ग्राउंड्स के ऊपर आपने फैसला लिखा। और जो है अफसोस की बात है कि ये बिल्कुल जो एविडेंस किस तरह से रिकॉर्ड की गई, एविडेंस में गवाहान को प्रोसिक्यूशन साथ खड़े होके फीड करता था कि इतने बयानात हैं, आप उनको याद करवाए जाएं। एक साथ एक कमरा एक एलोकेट किया गया था जहाँ पे उसको एक एकेडमी का नाम हमने दिया था कि वहाँ पे गवाहान तैयार किए जाते थे, वहाँ पे वो बैठ के गवाह बयान याद करते थे। उसके बावजूद भी जब कोर्ट में गवाही देने आते थे तो भूल जाते थे। ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ हो रही थी, इतनी ज़्यादा जो है वो इरेगुलरिटीज़ हो रही थी, तो आपने इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो बाहर मौजूद है उनको आगाह नहीं किया कि ये सारी चीज़ें जो हैं खिलाफ कानून हो रही हैं, हमें इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, हमें इसके ऊपर दरख्वास्त देनी चाहिए, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहिए। अब आप जितना मर्जी कह लें ज़बानी, एक चीज़ आपकी रिकॉर्ड का हिस्सा है कुरान मजीद के हल्फ वाली। सर एक और भी चीज़ है आईओ मुनीर साहब जो है, जो बाद में उम्रे पे चले गए, जब मौके पे मौजूद थे तो उनको बयान ज़ुबानी याद नहीं था। एक वो रिटन स्टेटमेंट था, रिटन स्टेटमेंट था जिसको सफ़े से दे के वो रिकॉर्ड करवा रहे थे। और उससे पहले उनके बयान से, रिकॉर्ड से पहले हमें कहा गया जी आज की एविडेंस ख़त्म हो गई है। हम जब बाहर निकले तो पता चला पीछे कोई गवाह आया है। हम दोबारा एंटर हुए तो अंदर दाखिल हुए तो सफ़ा सामने रख के जो है चीफ उसका रिकॉर्ड किया जा रहा था। मैंने ऑब्जेक्शन किया वहाँ पे, आईओ है जो उम्रा करने गया था, उसी आईओ का बयान रिकॉर्ड हो रहा था। मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया, जज साहब को पीछे जज साहब ने बुलवाया चैम्बर में। मैंने कहा सर यहाँ कौन से केस की ऐसे एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है, ये खिलाफ कानून है। उन्होंने कहा, जज साहब ने कि इतना लंबा बयान है तो ये झूठ पे मबनी बयान तो याद नहीं होगा। नहीं वो ये जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी नोट्स या पॉइंट्स। मैंने कहा सर नोट्स नहीं है, पूरा बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करवा दे, बयान तो ऐसे ही रिकॉर्ड होना है। तो बयान वैसे ही सफ़े पे देख के रिकॉर्ड करवाया गया। और मैंने ऑब्जेक्शन, निशानदेही के बावजूद जो है वो जज साहब का जी रवैया, आप देखें ना, मेरी बात सुने, मैं आवाज़ उठा रहा था, मैंने कहा था कि जज साहब ये जो है ये इस तरह से एविडेंस नहीं है। उसके बाद जज साहब ने मेरे से, मैं क्योंकि और भी केसेस है, इस केस का फैसला हो गया, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अब लास्टली मुझे ये बताइएगा कि जब सज़ा सुनाई गई उस वक्त कमरा अदालत का माहौल क्या था? कारकुनान खुश थे, लीडरान खुश थे, चेहरे के तासुरात क्या थे, सैड थे, किसने क्या रद्द अमल दिया? आप 1 घंटा अंदर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर इसके ऊपर आप 1 घंटा नहीं सर, हम तकरीबन 12.5 घंटे अंदर रहे हैं। नहीं, फैसला सुनाने के बाद, फैसला सुनाने के बाद की बात करें। फैसला सुनाने के बाद सर जो सज़ा दी गई वहाँ पे मौके पे 5 बजे डॉक्टर साहबा तो चली गई नहीं थी। अच्छा, ठीक है, उन्होंने फैसला ही नहीं सुना। उन्होंने उस वक्त तो नहीं, उनको बाद में, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। जो उमर सरफराज चीमा साहब है, उनकी तबीयत पहले से 3-4 दिन से सख्त ख़राब थी। उनको चेस्ट का, गले का और वो स्वेर किस्म का इन्फेक्शन था, उसके बावजूद वो आते थे पेशी पर। और उन्होंने एप्लीकेशन दी कि मुझे जो है वो मेडिकली ट्रीटमेंट किया जाए, तो वो ट्रीटमेंट के लिए सुनवाई नहीं हो रही थी। जज साहब ने कमरा बंद किया हुआ था, जो कि इतने घंटे उनका इंतज़ार करते रहे, एप्लीकेशन पे हेयरिंग नहीं हुई। तो फैसला सुनाने के बाद जो है जो लोग हमारे वर्कर्स जो है, चंद वर्कर्स हमारे 6 लोग टोटल बरी किए गए और 8 को सज़ा दी गई। जो लीडरशिप में उमर सरफराज चीमा साहब जो है पूरे हौसले में, उन्होंने कहा मुझे पहले पता है जब 26वीं तरमीम होगी अदलिया आज़ाद नहीं है, अदलिया आज़ाद नहीं है तो ये मेरिट पे फैसले नहीं, ये डिक्टेटेड फैसले हैं। इजाज़ चौधरी साहब जो है भरपूर हौसले में थे, यार सानू अंदाज़ा सी कि अदलिया आज़ाद नहीं है, जज साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर है। उनकी मिसेज कहती हैं कि क्योंकि हम ऑफ द ओपिनियन कि ये जज साहबा ने जब 9 मई के केसेस से पहले के ये पॉइंट है और इन्होंने बहुत सारे लोग डिस्चार्ज किए हैं, तो ये अब इस वक्त जो है ये इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे। लेकिन बताया गया कुछ वो जो उनकी तरफ से भी कि सानू तो पहले ही पता सी कि ये जज साहब, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने केस, शाह महमूद कुरैशी बरी हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और उनकी फैमिली, उनकी दोनों बेटियाँ, उनके मिसेज वो मौजूद थे और वो अपनी बरीयत की इतनी उनको खुशी मुझे नज़र नहीं आई जितनी उनको अफसुर्दगी हुई
कि जो लोगों को और लीडरशिप को सज़ा मिली गई, और जो ख़ास तौर पे हमारा एक जो वर्कर जो है वो रियाज़, वो घर में एक 7 साल का बेटा और बच्ची छोड़ के, और बीवी उसके सिर्फ थे, घर पे कोई नहीं था, तो तमाम की तमाम लीडरशिप उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हुई। अफजाल अजीम पहाड़ साहब इमरान खान जिंदाबाद के नारे उन्होंने वहाँ पे फ़क शगाफ नारे जो है वो बुलंद किए जेल प्रेमिसेस के अंदर, कोर्ट के बाहर, और उनके हौसले बुलंद थे। और बिल्कुल सबसे ज़्यादा सब तमाम लोग एक ही बात कर रहे थे कि ये डिक्टेटेड ऑर्डर है, जिस तरीके से ट्रायल को चलाया गया, क्रॉस पे हर चीज़ यहाँ हो गई कि केस में ना आपकी देखें जिसने साजिश की है, जिसने साजिश की है वो गवाहान नहीं है, उनकी साजिश साबित नहीं होती, और नीचे जिन्होंने एग्जीक्यूट किया वो मैक्सिमम लोग बरी कर दिए गए। तो यार वो तो एग्जीक्यूट, जब वो चीज़ आपने प्लान कर दी कि जी ऐसे हो जाएगा, उनके मुताबिक भी देख ले, तो ये तो सज़ा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और अफजाल अजीम पाहट, हमजा पाहट को बरी हो गया, उनको सर 9 मई के 6 माह के बाद उनको मुलविस किया गया, जब उन्होंने डीसी में वो डीसी ऑफिस में जलसे की एप्लीकेशन दी। वो तो इधर थे ही नहीं, इस्लामाबाद वो तो यहाँ पे थे ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी कराची में थे, अफजाल पाहट साहब भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो सर मजमूई तौर पे लीडरशिप इस बात से उनको ऑलरेडी अंदाज़ा था, मियां महमूद रशीद साहब भी उस वक्त फ़ैसले के वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन लीडरशिप को अंदाज़ा था कि ये एक डिक्टेटेड ऑर्डर होगा, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया को स्नब किया गया, वहाँ पे रिटर्न ऑर्डर था कि मीडिया जो है वो मौजूद हो गए। आप चैलेंज क्यों नहीं करते? मतलब बार बार कहा गया आप इसको चैलेंज करें, कंटेम्प्ट में जाएं, हाई कोर्ट में लेके आएँ, नहीं होता तो हमें दें, मुझे रिटर्न ऑर्डर दें, मैं हाई कोर्ट में आके उससे चैलेंज करता हूँ कि मीडिया को जो है वो एक्सेस नहीं दी जा रही। देखिए जब तक आप चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं लाएंगे तो वो चीज़ें, अब उस ऑर्डर के मुताबिक मीडिया कल भी मौजूद था, क्योंकि आप उसको रिकॉर्ड पर नहीं लाए। देखें आप खुद वहाँ पे जाते रहे, जिस दिन भी आप गए आपको कम से कम कितनी देर बाहर जानबूझ के बिल्कुल किया गया, 1-1, 2-2 घंटे जो है वो वेट करवाया जाता ताकि आप ना आए उसके बाद, और एट द एंड क्या किया गया, आपको फिर बैन कर दिया गया। आपको जुर्माना हुआ था, उसके बाद फिर मुझे उसके बाद आपको क्यों इजाज़त, क्योंकि अवाम, ये जो फैसले हैं ये अवाम ने मुस्तरद कर दिए। अब अवाम ने ये फैसला करना है कि 9 मई पे कौन माफ़ी मांगेगा। जो लोग बरी कर दिए गए हैं उसके जवाब में पूरे प्रेशर के बावजूद भी, देखें एविडेंस ही कोई नहीं है, तमाम बरीयत का केस है, अब अवाम ये फैसला करेगी कि माफ़ी कौन मांगेगा 9 मई पे। जी बिल्कुल, यूसुफ वाइन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इनका ये बिल्कुल कहना दुरुस्त है कि जो 6 लोग बरी हुए हैं वो तकरीबन एक साल उन्होंने कैद काटी है, वो गिरफ्तारी के बाद उनको ज़मानत नहीं मिली, तो उनके 1 साल का मदावा कौन करेगा, उसका जवाबदेह कौन होगा। आज वो अदालतों में बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं, बेगुनाह हो चुके हैं। तो इस वक्त हमारा जो निज़ाम इंसाफ़ है वो इंतहाई पेचीदा हो चुका है, बुस्सीदा हो चुका है, जिसकी वजह से जो है ये मसाइल भी हम देख रहे हैं, और फिर मीडिया को जो है उनकी एक्सेस भी बंद है। और इस हवाले से हम हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर करेंगे कि जो फ्री एंड फेयर ट्रायल है उसका बुनियादी हक़ है कि उसको ओपन रखा जाए। ये मिलिट्री ट्रायल नहीं है, ये ओपन ट्रायल हो रहा है। अगर मिलिट्री ट्रायल हो तो फिर हम खामोश हो जाएंगे, लेकिन ओपन ट्रायल में भी मीडिया को एक्सेस नहीं दी जा रही है। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। शाकिर बहुत